दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार आप लोग भी सुन रहे होंगे कि अमेरिका की तरफ से इज़राइल के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया है और अमेरिका ने इज़राइल को कुछ हथियार वगैरह भेजने पर पाबंदी लगा दी है। खुद अमेरिका ने भी ये कहा है कि हाँ, हमने रोक लगाई है। मगर दोस्तों ये सब कुछ सिवाय ड्रामे के, सिवाय ढसोकले के और कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। सिर्फ़ यही नहीं, इस पूरी जंग में ये 7 अक्टूबर से जो चल रही है, जब-जब इस तरह का कोई भी अमेरिका की तरफ से बयान आया, इस तरह की कोई भी न्यूज़ आई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं था। कभी खबर आती है कि जो बाइडेन जो है नेतन्याहू से बात नहीं कर रहे हैं, कभी खबर आती है कि उन्होंने उनको गाली दे दी फ़ोन पर, कभी खबर आती है कि उन्होंने कहा रेड लाइन है, अगर ये करोगे तो हम अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर देंगे, तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर देंगे। न जाने क्या-क्या दोनों के बीच की खबरें शुरू से फैलाई जाती रही हैं। ये सब की सब झूठी थी, ये सब की सब बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। बल्कि इसके उलट आप देखेंगे जब-जब अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया, इस तरह का कोई एक्शन लेने की खबरें आईं, तब-तब इस बयान से और इस एक्शन की खबरों से बिल्कुल आगे-पीछे या तो बाद में ही या फिर कुछ वक़्त पहले इज़राइल की तरफ से कोई बड़ा कांड किया गया। या तो उसने किसी हॉस्पिटल को निशाना बना दिया तो अमेरिका ने ऐसा बयान दिया होगा पहले या बाद में, या तो वो किसी ऐसी जगह पर स्ट्राइक्स कर रहा होगा जहां मासूम लोग ज़्यादा होंगे, बेगुनाह लोग होंगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े होंगे, या फिर अब जैसे रफ़ा पर उसे इन्वेट करना था रफ़ा को, तो फ़ौरन इस तरह की न्यूज़ चला दी गई। मतलब जब-जब ऐसा कुछ किया गया है या जब-जब उनका जो सेक्रेटरी है वो एंटनी ब्लिंकन उसने मिडल ईस्ट का दौरा किया है, तब-तब इज़राइल ने कोई बड़ा कांड किया है। तो इसका मतलब तो अब ये निकलता है कि अमेरिका की तरफ से ये सारे बयान आते ही बैलेंस करने के लिए हैं। मतलब ये इस बात की पहचान होते हैं कि इज़राइल कोई बड़ा कांड कर चुका है या करने जा रहा है, और इशारा होते हैं कि हम बयान देते रहेंगे, तुम्हें जो कांड करना है बेटा करते रहो, हमारे पैसे से करते रहो, हमारे हथियारों से करते रहो, और हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, हम तो दुनिया को सी बना रहे हैं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका को ये सब कुछ करना क्यों पड़ता है, वो तो सबसे ताकतवर है। तो दोस्तों इसका जवाब है वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। मिसाल के तौर पर जहाँ पर भी 2 पार्टीज़ होती हैं जिन देशों में, अपने इंडिया की ही मिसाल ले लो, कांग्रेस बीजेपी हैं 2, तो आपने नोटिस किया होगा किसी भी एक टॉपिक पर अगर बीजेपी एक तरफ होती है तो दूसरी पार्टी दूसरी तरफ होती है, जनरली यही देखने को मिलता है। लेकिन अमेरिका में जो 2 पार्टी हैं मेन, वहाँ पर इज़राइल के मामले में वो दोनों ही इज़राइल को सपोर्ट करती हैं। और ऐसा क्यों है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ़ नाम का एक अलग देश है, वरना उसको ऊपर से कंट्रोल इज़राइली लॉबीज़ के द्वारा ही किया जाता है। ये बात खुद अब वहाँ के लोगों को भी चुभने लगी है, यही वजह है कि लगातार इसको लेकर लोग सोशल मीडिया वगैरह पर बातें कर रहे हैं। इवन टिकटॉक वगैरह को भी इसीलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर अब इस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं। और धीरे-धीरे अब इज़राइली लॉबी का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है या कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नई जनरेशन अमेरिका की पूरी तरीके से बदली हुई है। अब ये दोनों ही पार्टी जो इज़राइल को सपोर्ट करती हैं, इनमें फ़र्क ये होता है कि जो ट्रम्प वाली पार्टी है, वो खुलकर करती है कि बेटा जाओ, जो कर मिले कर लो। जो बाइडेन वाली है, वो कहती है हाँ जाओ, जो कर मिले कर लो, लेकिन हम पीछे से कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। हम तुमको टोकते रहेंगे, हम तुमको गलियाते रहेंगे, हम तुमको बेकार हो तुम, तुम्हारी आदतें सही नहीं हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये सब करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना है। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है। तो इसीलिए बाइडेन की गवर्नमेंट है, तो बाइडेन साहब वही कर रहे हैं जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है। मगर जो मेन फैक्टर है, वो है वहाँ का इलेक्शन। इलेक्शन आने वाला है और लोग जो वहाँ पर बैठे हैं, वो बड़े बेताब बैठे हैं कि बेटा इलेक्शन आने दो एक बार, फिर तुमको देखते हैं जो तुम कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ओपिनियन है लोगों का, पब्लिक ओपिनियन, उसमें एक बड़ा शिफ्ट आ चुका है वहाँ पर। तो लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भई एक बार इलेक्शन तो आने दो। तो अब बाइडेन साहब को थोड़ा बैलेंस तो दिखाना है ना कि अरे ट्रम्प की तरफ मत जाना, वो तो इज़राइल को फुल सपोर्ट करता है। वोट मुझी को देना, मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में फ़िलिस्तीनियों का भी तो ख़्याल रख रहा हूँ ना। मैं बाइडेन को गाली दे देता हूँ, कभी-कभी हथियारों पर रोक लगा देता हूँ, कभी कह देता हूँ ये रेड लाइन है, कभी कह देता हूँ हम पॉलिसी चेंज कर देंगे, तुम्हें खुलकर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये सब मैं कर रहा हूँ, ट्रम्प ये भी नहीं करेगा। तो इसीलिए वो दिखाना उनकी मजबूरी है, इलेक्शन आ रहे हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, वो है अमेरिका के मौजूदा बिगड़ते हुए हालात। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, आपको क्लियरली पता चल चुका होगा। इतिहास में पहली बार वियतनाम वॉर के बाद, जो वॉर दशकों पहले हुई थी, उसके बाद पहली बार अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहाँ के बेशुमार स्टूडेंट्स ने अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में टेंट लगा लिए हैं। मतलब पूरी तरीके से पड़ाव डालकर बैठ गए हैं, फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में प्रदर्शन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। माँगे सीधी यही हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी-बड़ी, जो दुनिया में फ़ेमस हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, तो वो सीधे तौर पर उन कंपनीज़ के साथ या उन चीज़ों के साथ, उन ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह के साथ अपना नाता तोड़ें कि जो इज़राइल को सपोर्ट करती हैं या जिनका कनेक्शन इज़राइल के साथ सीधा है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी माँग है कि भई सीज़फायर करवाया जाए, जंग बंदी करवाई जाए।
ये प्रोटेस्ट शुरू तो एक यूनिवर्सिटी से हुआ था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आप समझ लीजिए काइंड ऑफ जेएनयू यूनिवर्सिटी, जैसे अपने यहाँ जेएनयू है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक धरने प्रदर्शन होते हैं, कोई मूवमेंट होता है, तो आमतौर पर आपने देखा होगा जेएनयू में उसका असर दिखाई देता है। वहीं से उसकी स्टार्टिंग भी होती है कभी-कभी। बिल्कुल ऐसा ही मामला कोलंबिया यूनिवर्सिटी का है। अमेरिका में सारे पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह वहीं से ही शुरू होते हैं या वहीं पर ही उनका असर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि वही अमेरिका कि जो पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करता है, चौकीदारी करता है, दुनिया को लेक्चर देता फिरता है, उसके यहाँ जब ऐसा मामला हुआ तो आप देखिए वो किस तरह से पेश आया। हालाँकि मैं इस बात को मानता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी आज़ादी है, लेकिन जब इसी आज़ादी का इस्तेमाल लोगों ने इज़राइल के खिलाफ किया तो अमेरिका तो तिलमिला उठा। उसको फ़ोर्स के ज़रिए से, लाठी डंडों के ज़रिए से, गिरफ्तारियों के ज़रिए से पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की। इन्होंने सोचा ख़त्म करवा देंगे और ऐसा हुआ भी। कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने बिल्कुल वही वाला पैटर्न अपनाया जो आपने किसी दौर में इंडिया में जेएनयू या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने देखा था, किस तरह से पुलिस वालों वगैरह ने कैसा सलूक किया था वहाँ के बच्चों के साथ। लेकिन जैसे यहाँ पर हुआ था कि अलीगढ़ और जामिया में गलत व्यवहार करने की वजह से वो चिंगारी पूरे देश में फैली। शाहीन बाग समेत पूरे देश में अगले कई महीनों तक धरना प्रदर्शन होते रहे। जब ही ख़त्म हुए, जब कोविड आ गया, बिल्कुल वही मामला अमेरिका में हुआ। कोलंबिया में जब इन्होंने इस तरीके से दबाने की कोशिश की प्रोटेस्ट, तो पूरे अमेरिका के जो लोग थे वो हैरान हो गए सोशल मीडिया पर देखकर। उन्होंने कहा कि भाई, हम पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, हम अभी तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते आए हैं, प्रोटेस्ट करते आए हैं। हमने बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अपने राष्ट्रपति, अपने बड़े-बड़े लीडर्स के खिलाफ किया, इवन बड़े-बड़े जो ऐतिहासिक हीरो हैं उनके खिलाफ भी किया। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भाई आज़ादी है, किसी का फ्रीडम है, हर कोई हर चीज़ से एग्री नहीं करता है। लेकिन इज़राइल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो आपने वो भी स्टूडेंट के साथ इतना बुरा सलूक किया? बस फिर क्या था, जैसे ही कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ की वो सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पूरे अमेरिका में चिंगारी फैली, सड़क तो सड़क। अब एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकला हुआ वो प्रोटेस्ट पूरे अमेरिका में फैल चुका है। बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल उसी पैटर्न पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। टेंट वगैरह लगा रखे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। और अमेरिका से निकलकर अब ये प्रोटेस्ट, अब ये मूवमेंट पहुंच चुका है यूरोप में। फ्रांस में इस वक्त हो रहा है, स्पेन में इस वक्त हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, ऑस्ट्रिया में हो रहा है, यूके में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेशुमार देशों में फैल चुका है। किस किस के नाम बताऊं, यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। फिलहाल जिन देशों में प्रो पैलेस्टाइन गवर्नमेंट है, जैसे स्पेन वगैरह, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जर्मनी वगैरह जैसे देश या फ्रांस जैसे देश इन प्रोटेस्ट को बिल्कुल यूएसए वाले पैटर्न से ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है या सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि अगर वियतनाम वॉर के बाद ये पहली बार इस तरह का माहौल अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में बन रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अंजाम क्या होगा? तो दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा, अलग-अलग सोर्सेज से या एक्सपर्ट से इसके बारे में सुना, तो 2 चीज़ें सामने निकल कर आईं। पहला तो ये कि इसके ज़रिए से जो फ़िलिस्तीनी मूवमेंट था, जो पिछले कुछ सालों से अचानक से दबसा गया था, वो अब मुस्लिम वर्ल्ड या मिडल ईस्ट वगैरह में तो उभर कर आया ही है दोबारा, बल्कि अब पूरी दुनिया में फैला है पहली बार। वरना पहले ऐसा होता था कि इस तरफ तो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जाती थी, मतलब मिडल ईस्ट वगैरह में या एशियन कंट्रीज़ में, जैसा कि इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया वगैरह। लेकिन वेस्ट में नहीं उठाई जाती थी और यही समझा जाता था कि फ़िलिस्तीन इज़राइल के मैटर पर पूरा वेस्ट एक तरफ है और पूरा ईस्ट एक तरफ है। लेकिन अब ये मामला पूरी तरीके से बदल चुका है। अब सिर्फ वेस्टर्न गवर्नमेंट ही इज़राइल को सपोर्ट करती हैं, वेस्टर्न पब्लिक नहीं। वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। कोई दौर हुआ करता था जब न्यूज़ चैनल लोग देखा करते थे, गवर्नमेंट जो चाहती थी, सिस्टम जो चाहता था, वही लोग समझ लिया करते थे। अब ये नई जनरेशन है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। ख़ास तौर से वो जनरेशन जो 1990 और 95 के बाद से लेकर 2010 के बीच तक पैदा हुई है। ये पूरी तरीके से प्रो पैलेस्टाइन है। ये ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर पब्लिक जो है, जो इस पूरे दौर में पैदा हुई है, उनमें से ज़्यादातर लोग प्रो पैलेस्टाइन हैं बजाय प्रो इज़राइल के वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इसीलिए पहला रिज़ल्ट तो ये है कि ये जो मूवमेंट है ये अब एक अलग लेवल पर पहुँचेगा वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। और दूसरा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट हैं, जो सिस्टम है वहाँ का, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको दोबारा सोचना पड़ेगा इज़राइल के बारे में, इज़राइल से जुड़ी हुई पॉलिसीज़ के बारे में। क्या उनको बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि आपके देश की पब्लिक की अगर अलग राय है, तो आप ज़्यादा लंबे वक़्त तक टिक नहीं सकते हैं। और इस चीज़ का असर साफ़ तौर पर दिखने भी लगा है। आप देखते होंगे स्पेन वगैरह जैसे जो देश हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं फ़िलिस्तीन को लेकर। आप इस तरह के और भी आपको बहुत सारे देश मिल जाएँगे। हालाँकि नीदरलैंड तो पहले से ही है प्रो इज़राइल, वो शुरू से ही सपोर्ट करता आ रहा है। लेकिन स्पेन या इस तरह के कुछ और देश, इवन
टू स्टेट सॉल्यूशन जिसके बारे में कभी बात नहीं होती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसकी तो सभी बात करने लगे। फ्रांस बात करने लगा, इटली बात करने लगा, सब बात कर रहे हैं। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है उसी का असर है, ना कि मुस्लिम वर्ल्ड का कोई प्रेशर है या किसी और का प्रेशर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पब्लिक ओपिनियन बदला है और ये जो सोशल मीडिया का असर है, इसी का नतीजा है कि वहाँ का सिस्टम भी हिल चुका है। फ़िलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।